पॉइंट। सबसे पहले हम पॉइंट को देखते हैं। बेसिकली पॉइंट जो होती है ना, वो एक प्रिसाइज पोजीशंस होती है। ओके, यानी पॉइंट के पास एक लोकेशंस होता है, लेकिन ना इसके पास लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, और ना ही हाइट होती है, यानी कि थिकनेस होती है। तो पॉइंट में लेंथ नहीं होती है, ब्रेथ नहीं होती है, और थिकनेस या हाइट भी बोल सकते हो, वो भी नहीं होती है। बट पॉइंट के पास लोकेशन होता है, या कह लो एक पोजीशन होता है। ओके, या हम इसको कह सकते हैं इनके पास एक प्रिसाइज पोजीशन होती है। पॉइंट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे ए, ओ, बी, सी एटसेट्रा। ये हो गई एक पॉइंट ए। अब हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट, देखो दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है ए और दूसरी पॉइंट है यहाँ पे बी। इन दो पॉइंट को जो पाथ मिलाती है उसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट, है ना। तो यहाँ देखो लाइन सेगमेंट के डेड एंड्स होती है ना। ओके, तो इस लाइन सेगमेंट में क्या होती है, एंड पॉइंट्स होती है। ओके, यहाँ पे एंड पॉइंट्स क्या हैं, ए एंड बी। ओके, इस केस में। और लाइन सेगमेंट की जो पाथ लेंथ है, यानी ये जो लेंथ है वो कांस्टेंट होती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या होती है, लाइन सेगमेंट के पास फिक्स्ड लेंथ यानी डिफाइनाइट लेंथ होती है। क्लियर हो गया। लाइन सेगमेंट के पास विड्थ नहीं होती है और थिकनेस या हाइट नहीं होती है, लेंथ होती है यहाँ पे। तो फिर से बोल दूं, एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होती है, इसकी लेंथ डिफाइनाइट होती है, फिक्स्ड होती है। और लाइन सेगमेंट जैसे ए बी है, इसको जनरली हम ए बी से लिख देते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर लिखें तो हमें यहाँ एक बार डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बताती है एक लाइन सेगमेंट को। तो ए बी बार का मतलब क्या हो गया, ए बी बार का मतलब हो गया एक लाइन सेगमेंट है जो कि कनेक्ट कर रही है पॉइंट ए को पॉइंट बी से। अब हम बात करेंगे रे की। देखो रे जो है एक लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट, करेक्ट। बट ये जो लाइन सेगमेंट है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं जितना चाहो आप उतना, लेकिन केवल एक ही डायरेक्शंस में, है ना। तो रे क्या है, लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन ओनली। मतलब रे की जो एक पॉइंट है वो फिक्स्ड होगी, है ना। तो इसकी जो वन पॉइंट जो होगी, वन पॉइंट मस्ट बी फिक्स्ड।
जैसे ये है ए बी, तो ये जो है इसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ए वाली जो पॉइंट है वो फिक्स्ड है। तो इस तरह से जो लाइन सेगमेंट दिखेगी उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे लाइन को। देखो लाइन क्या है, ये लाइन सेगमेंट है ना, जिसको दोनों ही डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हो, है ना। तो एक लाइन कब बनती है, जब आप एक लाइन सेगमेंट को स्ट्रेच कर सकते हो दोनों ही डायरेक्शंस में, करेक्ट। तो ये रे है, ठीक है, ये रे हैं दोनों। तो लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है, एक ही साथ लिख देता हूँ, बाय डायरेक्शनली, ठीक है। बाय डायरेक्शनली का मतलब क्या हो गया, दोनों डायरेक्शंस में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगेन इसके पास भी क्या होती है, विड्थ नहीं होती, और इसके पास क्या नहीं होगी, थिकनेस नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स की। कोलिनियर का मतलब क्या होता है उस पर हम फोकस करेंगे। देखो एक लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर जितनी भी पॉइंट होगी, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये सारी की सारी कोलिनियर पॉइंट है। अगर इसके ऊपर एक पॉइंट एफ है तो ये कोलिनियर नहीं है, जी है, एच है, तो ये कोलिनियर नहीं है। तो एक लाइन के ऊपर दो या दो से ज़्यादा जितनी भी पॉइंट होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो एफ, जी और एच क्या कहलाएंगी, एफ, जी और एच को हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वे पॉइंट्स होते हैं जो कि एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करती हैं। ओके, जैसे ये हो गया ए बी सी डी, ये सारे क्या हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात है कि ये प्लूरल होगा, हम दो लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस दो लाइंस होते हैं जिनकी एक कॉमन पॉइंट होती है ना। तो जैसे ये एक लाइन है ए और बी, और दूसरी एक लाइन है सी और डी, इन दोनों की कॉमन पॉइंट जो है वो ये है ई। तो ये क्या हो गए, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। और ये जो कॉमन पॉइंट है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कनकरेंट लाइंस की।
तो कनकरेंट लाइंस जो हैं ये बेसिकली दो या दो से ज़्यादा लाइंस होती हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये दो या दो से ज़्यादा लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एफ पे। तो इन सारी लाइंस को हम क्या बोलेंगे? कनकरेंट लाइंस। ओके, और ये जो पॉइंट एफ है इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस भी बोल सकते हैं या कनकरेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना कनकरेंट लाइंस में दो से ज़्यादा लाइन हो सकती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमेशा दो लाइंस ही होती हैं। तो ये डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे प्लेन्स की। तो जैसे आपने एक वॉल देखा, दीवार, क्लियर हो गया, या पेपर की सरफेस ऑफ अ पेपर, है ना, यानी पेपर की जो सतह होती है, जो वॉल का सरफेस होता है, ये सारे क्या हैं? प्लेन हैं। ठीक है, प्लेन में बेसिकली दो डायमेंशंस होते हैं, ये टू डायमेंशंस चीज़ें होती हैं। ओके, जैसे मेरी ये लैपटॉप की स्क्रीन है, ये भी क्या है? एक प्लेन है। ओके, तो अगर ये मैं पॉइंट डाल रहा हूँ तो मैं कहाँ डाल रहा हूँ? प्लेन के ऊपर। एक दूसरी पॉइंट डाला, ये कहाँ डाला हूँ? सेम प्लेन। और ये कौन सी प्लेन है? लैपटॉप की स्क्रीन। और इस लाइन सेगमेंट से इस दोनों पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया, तो ये कहाँ किया है? प्लेन में। तो समझ में आ गया होगा, प्लेन्स नहीं होगी, प्लेन होगी, सिंगुलर। आगे चलते हैं, ये सिर्फ समझ के लिए सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे एंगल्स की। यहाँ प्लूरल होगा क्योंकि हम दो या दो से ज़्यादा एंगल की भी बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक एंगल जो है, ठीक है, वो कैसे फॉर्म होगी? दो स्ट्रेट लाइन है, अगर वो इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट के ऊपर तो एंगल फॉर्म होगी। तो मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे। नाम दे देते हैं इसको ए बी और इसको सी डी। करेक्ट, तो यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है, एक ये हो गई, गिरी नहीं लेते हैं, ठीक है, और दूसरी ये एंगल हो गई, तीसरी ये हो गई, और चौथी ये हो गई। करेक्ट, तो आप समझ गए होंगे एंगल कैसे फॉर्म होता है। अगर हम दो रे लें जिसकी एंड पॉइंट कॉमन हो तो भी क्या होगी? लाइन, वो रे एंगल फॉर्म करेगी। देखो ये ए बी और सी बी दो रे है ना, जिसकी कॉमन पॉइंट क्या है? बी है। तो ये क्या हो गई? एक एंगल फॉर्म हो गई। करेक्ट, तो इस एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं?
इस एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे एंगल ए बी सी से या एंगल सी बी ए से। ओके, कॉमन पॉइंट हमेशा बीच में होगी। क्लियर हो गई। यहाँ पे अगर एफ दे देते हैं तो देखो कितनी एंगल बन रही है, ए एफ डी, ए एफ सी, सी एफ बी, बी एफ डी, है ना। तो देखो 4 एंगल मैंने बनाए हैं, चारों में देखो कॉमन पॉइंट कहाँ है, बीच में। तो एंगल में हमेशा कॉमन पॉइंट कहाँ होगी, बीच में होगी। याद रखना ये जो कॉमन पॉइंट है एंगल के केस में, इसको वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखेंगे एंगल की टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइट एंगल्स। तो राइट एंगल्स क्या होती है, तो एक एंगल जिसका मेज़र 90 डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, करेक्ट। यहाँ इसकी मेजर कितनी है, 90 डिग्री, इसलिए एंगल ए ओ बी को क्या बोलेंगे, राइट एंगल, करेक्ट। क्लियर होगी। फिर हम डील करेंगे नेक्स्ट एक्यूट एंगल। ये सिर्फ एंगल है, एंगल्स नहीं। एक्यूट एंगल में देखो क्या होती है, जैसे मैंने सी लिया, ओ लिया और यहाँ डी लिया, और ये मान लो एंगल की वैल्यू थीटा है। अगर ये थीटा 90 डिग्री से कम हुई, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो एक एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो तो उस एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे 45 डिग्री एक एक्यूट एंगल है, 60 डिग्री एक्यूट एंगल है, 89 डिग्री एक्यूट एंगल है, बट 90 डिग्री एक्यूट एंगल नहीं है, वो राइट एंगल है। 91 डिग्री भी एक्यूट एंगल नहीं है। अब हम बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल की। तो एक एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से तो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और लेकिन कम होनी चाहिए 180 डिग्री से। तो कुछ इस तरह से मान लो एक एंगल है ए ओ बी और ये वैल्यू थीटा है। अगर इसकी एंगल यानी थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगी, 180 से कम होगी, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। जैसे 91 डिग्री ऑब्ट्यूज है, 99 डिग्री ऑब्ट्यूज है, 135 डिग्री ऑब्ट्यूज है, 180 डिग्री ऑब्ट्यूज नहीं है, 179 डिग्री ऑब्ट्यूज है, 181 डिग्री ऑब्ट्यूज नहीं है। तो समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे स्ट्रेट एंगल की। ठीक है, एक एंगल जिसकी मेजर 180 डिग्री हो उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जैसे ये हो गई ए, ये हो गई ओ, ये हो गई बी, तो ये जो एंगल है ये हो गई 80 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 80 डिग्री। तो इसलिए इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल।
अगर एक एंगल की मेजर 180 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है, और 360 डिग्री से कम हो, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। करेक्ट। तो इसके लिए एक ड्राइंग में बना देता हूँ। ये O है, ये A है, और ये एंगल, सॉरी, ये जो एंगल है ये वाली, ये है रिफ्लेक्स एंगल। तो 270 डिग्री क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। 290 डिग्री क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। 181 डिग्री क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। इसी तरह 359 डिग्री क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है, लेकिन 360 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। 360 डिग्री को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम उसी की बात करते हैं, कंप्लीट एंगल। तो देखो ये पॉइंट O है, ये A है। करेक्ट। सो अगर एक एंगल यहाँ से चले और यहीं पहुँच जाए, ये क्या हो गई? 360 डिग्री। ओके, यानी इसी के ऊपर B भी है, इसी लाइन में पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। अगर थीटा की वैल्यू 360 डिग्री हो। नेक्स्ट, इक्वल एंगल्स। अभी यहाँ दो एंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो जब दो एंगल्स की मेजर सेम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वल एंगल। मतलब क्या? ये एक एंगल है, ये अगर 60 डिग्री हो, ABC, और दूसरी एक एंगल है DEF, ये भी 60 डिग्री हो, तो एंगल ABC इक्वल होंगे एंगल DCF के। ओके, और ये दोनों एंगल्स इक्वल एंगल्स कहलाएंगे। ओके, टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन द मेजर्स ऑफ द एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल। देखो एक एंगल है हमारे पास, मान लो AOB। करेक्ट, ये एंगल है। तो एक एंगल में कितने आर्म होते हैं? दो आर्म होते हैं, एक ये OA और एक OB। ये तो बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ इस तरह से एंगल फॉर्म हो जाए, ये ऐसा ही हो, AOB, करेक्ट, और एक तीसरा आर्म यहाँ हो जाए C। ठीक है, ओके, ये वाला। तो हम इस दो एंगल को देखते हैं। एंगल AOB पे फोकस करेंगे, यानी इस ग्रीन वाले पे, और एंगल BOC पे फोकस करेंगे। इन दोनों में क्या देखते हैं? जो वर्टेक्स है ना, वो कॉमन है। यानी ये जो ये पॉइंट है वो दोनों में देखो क्या है? कॉमन है। और एक आर्म भी कॉमन है ना, ये जो OB का आर्म है वो कॉमन है। तो एक वर्टेक्स और एक आर्म कॉमन है, और जो दूसरी आर्म्स हैं दोनों एंगल्स की, वो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, यानी जो कॉमन आर्म है उससे ऑपोजिट है। एक इस डायरेक्शंस में गई है आर्म, तो दूसरी इस डायरेक्शंस में। फिर से बता दूं, अगर दो एंगल ऐसी हो जिसकी वर्टेक्स
कॉमन हो और उनकी एक आर्म कॉमन हो, तो इन दोनों एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ एंगल AOB और BOC क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल्स हो गए। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल्स, तो यहाँ पे फोकस करना है इस एंगल को। मान लो ये A है, ये C है, ये D है, ये O है, ये एक एंगल है, दूसरी एंगल ये है। तो एंगल AOC और एंगल COD है ना, को अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 90 डिग्री। करेक्ट। तो इन दोनों एंगल्स को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, करेक्ट। अगर दो एंगल्स जिनकी टोटल वैल्यू 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। मान लो यहाँ एक एंगल है और यहाँ एक एंगल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल AOC और एंगल BOC। ओके, अगर इन दोनों एंगल की टोटल वैल्यू 180 डिग्री हो तो इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। तो क्या होगा? अगर सम ऑफ टू एंगल्स equal to 180 degree then they are said to be supplementary। तो 130 डिग्री और 50 डिग्री क्या हो गया? सप्लीमेंट्री हो गया। 60 और 30 डिग्री सप्लीमेंट्री नहीं है, तो क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री मिलेगी। नेक्स्ट जो हम डील करने वाले हैं वो है वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। करेक्ट। अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, मान लो ये एक हो गई AB और यहाँ हो गई CD, तो ये एंगल्स क्लियर, और उसके जस्ट ऑपोजिट ये एंगल्स, ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या हो गए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर हो गए? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होती है वो तभी मिलेगी जब दो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एक कॉमन पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट, और याद रखना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूँ इसको
ओ ओ, तो एंगल ए ओ डी ऑलवेज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, और एंगल सी ओ ए ऑलवेज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। नेक्स्ट, बाइसेक्टर ऑफ अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ओके, तो देखो एक एंगल पहले बना लेते हैं। मान लो ये ए है, ओ है, और ये बी है, और ये है एंगल। क्लियर हो गया? एक रे बनाना है सेम वर्टेक्स से, तो ये एक रे है। तो ये रे क्या करेगी, इस एंगल को दो इक्वल मेजर में डिवाइड करेगी। तो क्या हो गई है ना, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। करेक्ट? तो ये जो लाइन है ओ ई, इसको क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है? तो एंगल बाइसेक्टर बेसिकली एक रे होती है या स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, जो पास करती है कॉमन वर्टेक्स से, जहाँ पे एंगल ऑलरेडी बनी हुई है, और ये रे उस एंगल की जो मेजर है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस की। ठीक है? तो पैरेलल लाइंस जो है, दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, या हम ऐसा कहें इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगे। दो स्ट्रेट लाइंस जिसको आप एक्सटेंड करोगे और वो कभी एक दूसरे को मीट ना करे, तो उन दोनों स्ट्रेट लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। करेक्ट? और पैरेलल लाइंस कोप्लेनर होती है, मतलब एक ही प्लेन में होती है। समझ में आया? ये क्या होती है, कोप्लेनर। अगर वो एक प्लेन में नहीं है, ठीक है, और इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो उनको हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें और एक प्लेन में भी ना हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल। करेक्ट? अभी आप इस लाइन पे गौर करो। मान लो ये ए बी है और ये सी डी। करेक्ट? ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी है। क्लियर हो गए? अब एक तीसरी लाइन पे फोकस करो। थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी है। हाँ, ई एफ पे फोकस करो। तो ई एफ भी एक लाइन है, या लाइन सेगमेंट पे बोल सकते हैं, वो भी चलेगा। ठीक है? जो कि पैरेलल लाइंस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है। मान लो ये एक पॉइंट है के, ये एक पॉइंट है एम। करेक्ट? तो इन दो डिफरेंट पॉइंट को कट कर रही है। क्लियर हो गई? तो ये जो लाइन ई एफ है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो बेसिकली ट्रांसवर्सल क्या हो गया, ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन है या लाइन सेगमेंट है
जो पैरेलल लाइंस को दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है। अगर यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन होते इस तरह से या 4 होते तो ट्रांसवर्सल लाइन जो होती वो 1 2 3 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती। तो जितनी पैरेलल लाइंस होंगी, है ना, ट्रांसवर्सल उतनी ही पॉइंट्स पे कट करेगी और वो सारे पॉइंट अलग होंगे। क्लियर हो गया? अब इनके नाम दे देते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगी। इस एंगल को 1 बोल देते हैं, इसको 2 और इसको 4 बोल देते हैं और इसको 3 बोल देते हैं। फिर अगर नीचे आ जाए तो इसे 5, इसे 6, फिर 7 से 8 बोल देते हैं। तो एंगल 4 और 5 को देखो, एंगल 4 और एंगल 5 वो ट्रांसवर्सल्स के एक साइड में है, यानी लेफ्ट साइड में है और पैरेलल लाइन के नीचे हैं। क्लियर हो गया? ट्रांसवर्सल्स के लेफ्ट साइड में है और पैरेलल लाइंस के नीचे है। तो इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। करेक्ट? इसी तरह ये एंगल 3 और 6 ट्रांसवर्सल के राइट साइड से और पैरेलल लाइन के नीचे हैं। तो एंगल 3 और 6 इसको भी हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल्स। तो 4 5 और 3 6 दो पेयर्स हैं इंटीरियर एंगल्स के, ओके, जो कि सेम साइड हैं ट्रांसवर्सल के। समझ में आ गया होगा? अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, है ना। तो पहले मैं इसको ब्रैकेट नहीं, बॉक्स में डाल देता हूँ। अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 4 और 6, है ना, इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि पैरेलल लाइंस के अंदर हैं, लेकिन ट्रांसवर्सल्स के ऑपोजिट हैं। तो 4 और 6, ठीक इसी तरह 3 और 5, 3 एंड 5, है ना, ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। करेक्ट? तो इनको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर एक इंटीरियर हो और एक एक्सटीरियर हो, इस तरह से, जैसे एक 1 हो और एक 5, 1 और एंगल 5, करेक्ट। फिर देखो 4 और एंगल 8, ठीक इसी तरह से 2 और 6, ठीक इसी तरह से 7 और 3। इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर एक इंटीरियर होगी और एक एक्सटीरियर, शर्त यही है एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। देखो 4 इंटीरियर है और 1 एक्सटीरियर है, लेकिन 1 और 4 जो हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं होंगे क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। 1 और 5 होंगे क्योंकि 1 और 5 एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं, और ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये इक्वल नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। देखो कुछ थ्योरम्स हैं, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर कह रहा है
दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, करेक्ट। ओके, तो उस केस में जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो हमेशा इक्वल होगी, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ठीक है। अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइंस कट करती है और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो उस केस में वो दोनों लाइन पैरेलल होगी। मान लो ऐसे कि ये एक दो लाइन है, ओके, और इसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, और हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल हैं। ओके, तो स्टेटमेंट एक दूसरे की कन्वर्स है। पहला थ्योरम क्या था, पहला गिवन था कि लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, तो ये जो ट्रांसवर्सल है लाइन 3, ओके, उसकी वजह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बनेंगे वो इक्वल होंगे, करेक्ट, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब दो और, यानी एक थ्योरम एक उसका कन्वर्स देख लो। कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन गिवन है L1 और L2, और मान लो एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से आई है L3, तो उस केस में जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ओके, क्लियर हो गया, वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, यानी ये और ये एंगल जो है वो क्या होंगे। मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगी, और इसी तरह ये अगर एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगी। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, यानी कि ये दो लाइंस हैं L1 L2, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, उस केस में अगर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो दोनों ही एंगल्स जो हैं, सॉरी, कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री हो, यानी 180 डिग्री हो, ठीक ही बोल रहा हूँ, तो ये जो दोनों लाइन हैं वो पैरेलल होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी सी, करेक्ट। तो ये तीन जो एंगल हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं इस ट्राइंगल की, ओके। तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या हैं, अगर आप इसको एक्सटेंड करो तो ये जो एंगल बनेगी ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, इसको एक्सटेंड करो ये जो एंगल बनेगी एक्सटीरियर एंगल है, इसको एक्सटेंड करो यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रही है ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, करेक्ट। तो कुछ और ट्राइंगल के प्रॉपर्टी भी लर्न कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, मान लो ये एक एंगल है एंगल 1, इसको बोलेंगे एंगल 2 और इसको बोलेंगे एंगल 3। एंगल 1, 2 और 3 इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल के, तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। यही है एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल की क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। मान लो सेम एंगल है ए बी सी,
ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3। एक एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं यहाँ पे, ये है एंगल 4। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना 4, वो इंटीरियर एंगल का सम होगा, लेकिन एडजेसेंट उसमें नहीं इंक्लूड होगी। 3 क्या है, एडजेसेंट है 4 के, तो ये नहीं होगी। कौन सा होगा, 1 और 2। क्लियर। अगर आप यहाँ ये ले लो एक्सटीरियर एंगल 5, तो एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 + 3। क्लियर। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, यहाँ 6 लोगे, तो एंगल 6 इक्वल टू हो जाएगी 2 + 3। तो रिवाइज हो गई है। अब लाइंस एंड एंगल्स के सारे सम करना है आपको।